नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। साथियों, कल मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से राजनीतिक गहमागहमी बिहार की राजनीति में मची हुई है सीटों को लेकर, आप देख रहे हैं कि लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां एक और नीतीश कुमार ने अपने 17 सीट जो उन्होंने 2019 में लड़ी थी उसकी लिस्ट सौंप कर विदेश चले गए, इसकी चर्चा हुई। वहीं लगातार एनडीए के सहयोगी जिसमें कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नाराज होने की खबरें लगातार चलती रही है। इसको सिलसिलेवार ढंग से बताने के लिए आप इसे पूरा देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 2020 का जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उस समय आपने देखा कि सीटों के समीकरण नहीं होने के चलते ही चिराग पासवान चुनाव अलग से लड़े थे और उसका प्रभाव नीतीश कुमार के सीटों पर पड़ा था। ऐसा लगातार जदयू की ओर से भी कहा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा ये गलती फिर से करना चाहेगी। तो इसका जवाब ये है कि भाजपा ऐसी गलती दोबारा से नहीं करेगी। आपने देखा होगा एक वक्तव्य जो चिराग पासवान ने काफ़ी पहले दिया था कि वो मोदी के हनुमान। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन इसके इतर जब भी चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उन्होंने उन्हें एक अलग सम्मान जरूर दिया है। और आज के समय में 2020 से 2024 तक मैं ये लगातार बोलता हूँ, जिस प्रकार से उनकी पार्टी टूटने के बाद सिर्फ एक सांसद के दम पर उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने आप को एक नेता के रूप में बिहार में स्थापित किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हर कोई जानता है। तो क्या ऐसे में आज जो सीटों का पेच फंसा, भाजपा ये कर सकती है कि वो नीतीश कुमार को साथ लेकर चिराग पासवान को साइड कर दे? ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं देता है। भले ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, लेकिन उनके साथ साथ एक बहुत बड़ा बैगेज भी साथ में लेकर वो आए। वो बैगेज है एंटी इनकम्बेंसी, जो 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हाल के दिनों में जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता घटी है, एक जनता के बीच में परसेप्शन बना है। ऐसे में भले लोग कहते रहें कि नीतीश कुमार 17 सीट पर लड़े थे, 17 सीट पर लड़ेंगे, 17 सीट पर लड़ेंगे, ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसके खामियाजा नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा को भी उठाना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए।
तो क्या ऐसी परिस्थिति में भाजपा वो गलती करेगी जो उन्होंने 2020 में की थी? अब देखिए चिराग पासवान की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ गई। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय में, जब रैली के दौरान नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को खोज रहे थे तो चिराग पासवान उस मंच पे नहीं थे। वही हाल बेतिया में भी था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी रैली को जल्द समाप्त की थी और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से चिराग पासवान को बात करने के लिए बुलाया और कल ही हमने आपको बताया कि चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई। तो मुलाकात तो हो गई, लेकिन असल पेच तो सीटों का फंसा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान जो सीटें 2019 में एलजेपी लड़ी थी, क्या वो सीटें उन्हें मिल रही है? तो इसका जवाब ये है कि जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, चिराग को लेकर ये तय कर दिया गया है और 5+1 का फॉर्मूला दिया गया है। हालांकि इसके साथ एक जो सीट घट रही है उनकी, उन्होंने उसके बारे में भी बता दिया है और आश्वस्त किया है कि इस सीट पर भी हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे। तो अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5+1 का फॉर्मूला दे दिया गया है और चिराग को लेकर कहीं किसी प्रकार की संशय की स्थिति अब एनडीए में नहीं है। उन्हें जितनी सीटें चाहिए थी वो सीटें दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा से भी कम्युनिकेट किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को भी मैंने बताया था कि वो दिल्ली गए हैं, तो उनसे भी बात लगभग फाइनल हो गई है। भले ही 2019 में नीतीश कुमार ने 17 में से 16 सीटें जीती थी, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जदयू की ये स्थिति नहीं है कि उतनी सीटों पर लड़कर और वो चुनाव जीत जाए। ऐसे में जब विश्लेषक लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को उतनी सीटें मिलेगी, वो सीटें तभी मिलती जब चिराग पासवान इस गठबंधन से छोड़कर चले जाते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब उन 17 सीटों के मायने क्या हैं उसको भी समझ लीजिए। वो 17 सीटें इसलिए दी गई है ताकि ये कहा गया है कि इसमें से वैसी सीटें आप हमें दीजिए जिस पर हम 100% जीत सकते हैं। वो 17 सीट उन्हें मिलने नहीं जा रही है। उन सीटों में से वैसी सीटों को डिमांड किया गया है जहां जदयू चुनाव लड़े तो वो सीटें जीत जाए। और ऐसे में ये माना जा रहा है आज भी जदयू 10 से 12 सीट पे ही चुनाव लड़ेगी। ये बात मैं लगातार कई दिनों से बोलता रहा हूँ। भले ही लोग ये अनुमान लगाते रहें कि जेडीयू 17 सीट से कम पे चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन
उन 17 सीटों के लिस्ट में से वो वैसी ही सीटें चाह रही है जहां से जदयू चुनाव जीत सके। और ये नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है, और ऐसे में इसका प्रभाव सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, जब वो एनडीए में आ गए हैं तो इसका असर भाजपा के भी ऊपर पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, चूंकि सहयोगी ज़्यादा हैं, और लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो जदयू की सिटिंग सीटें, और वो सीटें उनसे जाती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए सुरक्षित है। हाजीपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कल हमने बताया था कि पशुपति पारस को 2 सीटें दी जानी है, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जहां समस्तीपुर से उनके चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, तो समस्तीपुर का सर्वे ये कह रहा है कि ये सीट एनडीए के लिए बहुत ही टफ सीट हो गई है जीतने के हिसाब से। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस समस्तीपुर जाना ही नहीं चाहते। रही बात प्रिंस पासवान की, तो प्रिंस पासवान लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई आपको नहीं देंगे। उन्हें दूसरी सीट पे भेजने की बात हो रही थी जहां से वो जाना नहीं चाहते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चचा पारस का क्या होगा। देखिए, रास्ते बहुत सारे हैं। राज्यसभा भेजा जाए, कहीं के राज्यपाल बना दिया जाए, या आगे कुछ एडजस्टमेंट किया जाए, ऐसी ही स्थिति बन रही है। क्योंकि राज्यसभा जाने के लिए एक चिराग पासवान की पार्टी के साथ भी नरेंद्र मोदी का वादा है। 5+1 में एक राज्यसभा की सीट भी आती है, जहां कहा गया था कि उनके पिता के स्थान पे उनके माताजी को राज्यसभा भेजा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान से वादा था। ऐसी स्थिति में किसे ये जिम्मेवारी मिलेगी, ये तय करना प्रधानमंत्री का काम है। तो अभी की स्थिति यह बन रही है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, क्योंकि जो गलती 2020 में भाजपा कर चुकी थी, वो गलती इस चुनाव में तो नहीं करेगा। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि चिराग पासवान की जब सभाएं होती है, जैसे बिहार के अन्य दल हैं, किसे पार्टी को MY की पार्टी कही जाती है, किसे लवकुश की कही जाती है, किसे कुशवाहा की कही जाती है, इस तरह की छोटी छोटी और भी जो पार्टियां हैं, वो एक वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैरियर चिराग पासवान के साथ नहीं है। अगर भाजपा के कंबाइंड वोटर्स को अगर आप देखेंगे और चिराग पासवान की सभाओं में आने वाले लोगों को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सभा चिराग पासवान की नहीं, भाजपा की हो रही है। क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये जातिवाद वाली जो बैरियर है, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अगर आप एक यादव वर्ग को छोड़ दें, तो इसके अलावे जितनी भी जातियां हैं, वो सभी इनके सभाओं में आपको दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हमने एक वीडियो बनाया था कि एक थी जदयू, आप देखिएगा उसको, और ये
परसेप्शन चल रहा है राजनीतिक गलियारों में कि जदयू धीरे 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 कमज़ोर होती जा रही। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जदयू समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो अभी की परिस्थिति है, ऐसा लगता है जिस प्रकार से धीरे धीरे जदयू सिमटती जा रही है, तो उसकी जगह कोई ना कोई तो लेगा ना। जहाँ पूरी जगह चिराग पासवान के लिए, उस जगह को भरने के लिए खाली है, और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 4 सालों में मेहनत किया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जगह दिखाई देता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जब रैली करते हैं तो उनकी सभाओं में भी काफ़ी भीड़ होती है। निश्चित तौर पे आज के समय में बिहार के इन 2 युवा नेताओं को सुनने के लिए या इनकी सभाओं में भीड़ आती है, लेकिन एक डिफरेंस जो दोनों के बीच है वो ये कि तेजस्वी यादव के साथ भी जैसे नीतीश कुमार के साथ बैगेज है, वैसे ही तेजस्वी यादव के साथ भी ये लागू होता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी जब तेजस्वी यादव की बात होती है तो उसके साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की भी बात होती है, उनके पिछले किए गए कर्मों की भी बात होती है, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की बात करें तो उनके साथ कहीं किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे दल के नेता हैं जो चिराग पासवान के साथ आना चाहते हैं, आगे की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे में अभी सारे चीज़ों को होल्ड पे रखा गया है, और इसी से उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि सोचिए कि चिराग पासवान ने अपना कौन सा मुकाम बना लिया। एक चीज़ आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस बार सरकार बना रहे थे और उनके शपथ ग्रहण में चिराग पासवान भी आए थे जेपी नड्डा के साथ, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हम पहले भी खिलाफत करते रहे हैं। उनके नीतियों का हवाला उन्होंने दिया था। तो निश्चित तौर पे एक चीज़ दर्शकों आप ज़रूर समझ लीजिए कि चिराग पासवान, लोग कहते हैं कि एनडीए के घटक दल, चिराग पासवान एनडीए के घटक दल नहीं हैं। चिराग पासवान सिर्फ बीजेपी के सहयोगी हैं। उन्हें इस घटक दल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एलआई पार्टनर हैं। उसमें भी नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है उसके वो एलआई पार्टनर हैं, क्योंकि वो भी वही राजनीति करते हैं जो नरेंद्र मोदी करते हैं, और बिहार को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में नरेंद्र मोदी का विज़न है। और ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति फ्रेंचाइजी की भूमिका निभाए और डायरेक्ट ना बातें होकर कोई तीसरे माध्यम से उनसे बातचीत की जाए। ये बहुत बड़ी बात है, और इसे नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में बातें जितनी भी तरह की हो, आज अगर 2020 की बात करते हैं, अगर चिराग पासवान को विधानसभा की 5-6 सीटें के लिए जो वो अड़े थे वो सीटें दे दी जाती, तो आज बिहार में भाजपा सरकार में होती। आज जो इतने दिनों से नीतीश कुमार की सीटें कम होने के बावजूद कभी महागठबंधन के साथ और कहाँ
एनडीए के साथ सरकार इधर उधर करते हैं, अगर आज के डेट में चिराग पासवान की 30-35 सीटें भी जीती हुई होती तो ये परिस्थिति बिहार में दूसरी होती, और ये गलती भाजपा दोबारा से कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी परिस्थिति हो। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी ने 370 का टारगेट दिया है भाजपा का और एनडीए प्लस 400। अब 370 सीटें जीतने के लिए जब तक वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो उनकी सीटें कैसे बढ़ेगी। आप लगातार देख रहे हैं वैसे प्रदेशों में जहां पे कई कई सालों तक वहां के जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन आज गठबंधन हो रहा है। और तमाम सर्वे की अगर आप बात करें तो भाजपा को जहां 335 सीटें दिखा रही है, एनडीए अलायंस को 378 तक सीटें दिखा रही है, तो जो 400 का नैरेटिव है उसमें से कुछ ऐसे दल जो जुड़ रहे हैं, उसमें से उड़ीसा में बीजू पटनायक बीजेडी अलायंस कर रही है भाजपा के साथ, आंध्रा में टीडीपी और जनसेना अलायंस कर रही है। खबरें ये भी चल रही है कि पंजाब में अकाली दल वापस आ रही है। तो अगर ऐसी स्थिति में ये एलआई पार्टनर और जुड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि वो जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा जी जान से प्रयास कर रही है और कहीं किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रही है। इस बार तो साउथ में भी आप देखिएगा कि चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो और कर्नाटक में तो वो मजबूत है ही, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह पे इनकी सीटें बढ़ेगी। तमिलनाडु में तो, केरला में तो 0 सीटें, लेकिन इस बार भी सर्वे ये बता रहे हैं कि 3 से 5 सीटें भाजपा वहाँ जीत सकती है, जबकि नरेंद्र मोदी तो डबल डिजिट का आंकड़ा दे रहे हैं। अभी चूंकि चुनाव शुरुआत होनी बाकी है तो परसेप्शन और भी बदलेंगे, रुझान और भी बदलेंगे, लेकिन आज के डेट में भी अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए और भाजपा हर जगह पे मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। ऐसे में जब एक एक सीट का सर्वे वो करके वहाँ जो सीटें जो हारी है उस सीट का सर्वेक्षण करके वहाँ कैसे चुनाव जीता जा सकता है, भाजपा उस पर जब काम कर रही है तो आपको लगता है कि बिहार में चिराग पासवान को वो नज़रअंदाज करेगी? निश्चित तौर पे बिल्कुल नहीं। जैसे भाजपा के लिए चिराग पासवान जरूरी है, वैसे ही चिराग पासवान को भी भाजपा की उतनी ही आवश्यकता है। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव बीतेगा उसके बाद चिराग पासवान राजनीति में एक अलग क्लेवर के साथ नज़र आने वाले हैं आपको, और उनकी आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका आपको दिखाई देगी। तो साथियों, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, कुछ सीटें ऐसी है जो ऑलरेडी जदयू की कट चुकी है, चाहे उसमें जहानाबाद हो, हमने लगातार चर्चा की है आपके साथ, जहानाबाद हो, सीतामढ़ी हो, सुपौल हो, काराकाट हो, वाल्मीकि नगर हो, ये तमाम सीटें काटी गई है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी जमुई सीट छोड़ चुके हैं, वो गठबंधन को दिया जा चुका है। ऐसे ही कुछ सीटें इधर से उधर होंगी। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जो एलजेपी के पुराने जीते हुए सांसद हैं वो कोई भी आपको रिपीट होते हुए दिखाई नहीं देंगे, और जो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे भी वो भाजपा के सीट से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और जेडीयू में भी जितनी सीटें उन्हें मिलेंगी
उन सारे सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट आपको दिखाई नहीं देंगे। कुछ सीटों पर भाजपा अपना कैंडिडेट देगी, ये भी तय है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी फाइनलाइज कर दिया गया है और जीतन राम मांझी का भी गणित सेट है। वहीं खबरें ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है और मुझे लगता है कि जब सीटों का घोषणा होगा तो आप देखिएगा, तब तक मुकेश सहनी भी एक सहयोगी के रूप में एनडीए में शामिल हो चुके होंगे। इसलिए मैं ये स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि भाजपा ने जो 2020 में गलती की थी, उस गलती को वो रिपीट नहीं करने जा रही है और सीटों के बंटवारा का अंतिम मुहर भी लगभग फाइनल हो गया है। जब 11 तारीख को नीतीश कुमार आएंगे तो आप देखिएगा कि 12 से 13 तारीख तक यहाँ पर सीटों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।